नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। तुमने ये बहुत अच्छा किया कि अपने पापा को साथ ले जाने का प्लान बना लिया है। सच में उन्हें देखकर तो अब लगता है कि वह भी अपने अकेलेपन से घबरा गए हैं। जिस उम्र में जीवन साथी की सबसे अधिक ज़रूरत होती है उस उम्र में उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। हाँ आंटी, यहाँ आती हूँ तो अपने परिवार की चिंता रहती है और जब वहाँ होती हूँ तो पापा की चिंता रहती है। इसलिए अनूप और पापा मम्मी ने ही इस बात के लिए ज़ोर दिया कि अब पापा हमारे साथ जयपुर में ही रहें। तुम्हारे सास ससुर ने भी इस बात में तुम्हारा साथ दिया। वाकई वे बड़े दिल के हैं, वरना अक्सर माता पिता अपने बेटे और बहू पर तो केवल अपना ही अधिकार समझते हैं। हाँ आंटी, माँ के जाने के बाद पिछले 1 साल में जितना संभव हो सका मैं पापा के साथ आकर रही हूँ, लेकिन बच्चों के साथ और नौकरी के कारण बार बार आ पाना संभव नहीं हो पाता और जितना संभव हुआ वह मेरी सासू माँ के सहयोग से ही संभव हो पाया। मम्मी ने तो सेवा का कोई मौका ही नहीं दिया। उनके जाने से पहले तो ये विचार भी कभी मन में नहीं आता था कि माँ के बिना भी हमें रहना होगा। अच्छी भली ऑफिस से आई थी, पापा के साथ चाय पी थी, डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने उम्मीद ही नहीं किया। शायद माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ था। माँ के जाने से हमारी परिवार को तोड़कर रख दिया था और अब पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बच्चे गृहस्थी बसाकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और मस्त हो जाते हैं। कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, इनका साथ और उनकी फ़िक्र हमारी पहली जिम्मेदारी है। बेटी, सुमन जी तो इस दुनिया से असमय जाकर इस परिवार को ही नहीं बल्कि मुझे भी अकेला कर गई। हम दोनों के बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। अपने सुख दुख की बात करके हम अपना जी हल्का कर लेते थे। एक दूसरे पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। हमें एक दूसरे का साथ भी था और सहयोग भी। हाँ, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल इतने घनिष्ठ नहीं थे। खैर, हम दोनों पड़ोसन बड़े प्रेम से रहते रहे। जी आंटी, हमने माँ को खोया है तो आपने भी अपनी प्रिय सखी को खोया है। मम्मी का यूँ अचानक जाना एक बहुत बड़ा खालीपन दे गया है। एक बात बताइए आंटी जी, क्या मम्मी ने अपनी किसी छोटी बड़ी बीमारी के बारे में आपसे जिक्र किया था? मम्मी तो मामा के गले के कैंसर की वजह से बहुत बेचैन थी। वे उनकी जी भरकर सेवा करना चाहती थीं। हो सकता है वे इस परेशानी में अपने बढ़ते ब्लड प्रेशर या किसी अन्य संकेत को नज़रअंदाज करती रही हों और नतीजा इस तरह सामने आया हो। वाकई तोशी, सुमन जी तुम्हारे मामा की बीमारी से बहुत अधिक तनाव में तो थीं। अपने भाई का इतना बड़ा कष्ट उनसे देखा नहीं जा रहा था। एक बात बोलूं तोशी, मैं पिछले 1 साल से वह बात अपने दिल में दबाए बैठी हूँ। सुमन जी पहले तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। मैं उनके तनाव की वजह सिर्फ उनके लाडले छोटे भाई की बीमारी ही मान रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे अपने मन के गुबार को अपने मन में ही रखने के लिए कशमकश कर रही हैं। जब उनके भाई शिवपुरी में अपने घर या यहाँ ग्वालियर के अस्पताल में होते थे तब मैंने देखा कि सुमन जी एक काली डायरी में कुछ लिख रही होती थीं और उस वक्त उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते थे। मेरे अचानक आ जाने पर अपनी डायरी बंद कर अपने आंसू पोंछ लेती थीं। इस बात का अफसोस ज़रूर होता था कि आखिर हम दोनों के बीच कितनी दूरी क्यों हो गई कि सुमन जी मुझसे शेयर करने की जगह बस डायरी को अपना हमराज बना रही हैं। सामान्य दिखने की कोशिश में भी उनकी बेचैनी झलक पड़ती थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे ना कह पाऊँगी। मुझे अपनी अधूरी कहानी अपनी इस डायरी को सुनानी है। औपचारिक सी बातें करके मैं उनके मन को समझकर डायरी के साथ उन्हें फिर अकेला छोड़ देती थी। सच कहूँ तो वह डायरी सुमन जी की मुझसे ज़्यादा जिगरी सखी नज़र आने लगी थी। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने सुमन जी को डायरी थामे देखा, इसलिए मैं खुद ही जल्दी वापस घर जाने का बहाना ढूंढ लेती थी। मैं उनके इन तनाव के दिनों में उनका अधिक से अधिक साथ देना चाहती थी, लेकिन वो मुझे डायरी हम दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी बढ़ा रही थी। और दूरी केवल हम दोनों सखियों के बीच ही नहीं बढ़ रही थी, मैं देख रही थी कि पति पत्नी के बीच में भी कुछ तनाव था। जबकि मेरे हिसाब से उन्हें तुम्हारे पापा के सहयोग और संवेदनाओं की ज़रूरत थी। तुम्हारे पापा सुमन जी से बहुत ही झिझड़ कर बात करते थे और मम्मी शांति बनाए रहती थी। ऐसा लगता था
जैसे तुम्हारे पापा कोई जिद मनवाना चाह रहे हों और उसमें सुमन जी की सहमति नहीं रही हो। नतीजा तुम्हारी मम्मी को अपमान और अवहेलना के रूप में झेलना पड़ रहा है। जब तुम्हारे मामा इलाज के लिए मामी के साथ कीमोथेरेपी के लिए ग्वालियर आते थे तो पापा की चिड़चिड़ाहट और भी अधिक बढ़ जाती थी। सुमन जी घर के माहौल को शालीन बनाए रखने के लिए न जाने क्या कुछ कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। यह मैं समझ तो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हाँ आंटी, मैं भी उनकी बढ़ती हुई खामोशी को महसूस कर रही थी। खूब समझाती भी थी, लेकिन ये जानती थी कि अपने लाडले भाई की इस गंभीर अवस्था को देखकर उनका इस तरह विचलित होना स्वाभाविक ही है। पापा के असहयोग और तिरस्कार को उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया। आंटी याद कीजिए, उन्होंने कुछ न कुछ तो बताया होगा आपको कभी। केवल मामा की बीमारी उन्हें इतना कमज़ोर नहीं कर सकती थी। तुम सही कह रही हो तोशी, तुम्हारी मम्मी मुझसे अधिक दिनों तक सब कुछ छुपा कर नहीं रख सकी थी। पता नहीं मुझे तुम्हें बतलाना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम उनकी बिटिया हो। तुम्हें यह सब ज़रूर जानना चाहिए। तोशी, जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ चलती है। सुमन जी अमेरिका में बेटे अमन के तलाक से बहुत ही तनावग्रस्त रहती थी। बेटा विदेश में अकेला पत्नी से हो रहे अलगाव को सह रहा था। हाँ, तुम्हारे लिए भी संतुष्ट थी कि उनकी लाडली बेटी को आत्मीय और संस्कारी परिवार मिल गया है कि तभी मन्नू भैया के गले के कैंसर के बारे में पता चला। सुमन जी के तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई थी। माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, भैया भाभी उन्हीं की सेवा कर रहे थे कि अब ये परेशानी आन पड़ी थी। सुमन उन सभी की सहायता करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा को छोड़कर जाना और लंबे समय तक शिवपुरी में रहना संभव ना होता। इसलिए उन्होंने भैया भाभी को मुंबई जाकर इलाज कराने की जगह ग्वालियर के कैंसर अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी थी। मन्नू भैया के साथ शुरू में भाभी आती थी और लगातार साथ में रहती थी, लेकिन शिवपुरी में पापा मम्मी को बहुत समय अकेला ना छोड़ना पड़े, इसलिए कई बार मन्नू भैया यहाँ अकेले रह जाते थे और भाभी पापा मम्मी के पास शिवपुरी पहुँच जाती थी। सुमन अपने मन्नू भैया का भरपूर ख्याल रखती थी, समय पर दवाई, उनकी सेवा, सब कुछ वे अपनी नौकरी के साथ और कभी छुट्टी लेकर मैनेज कर रही थी। लेकिन मैं देख रही थी कि तुम्हारे पापा को मन्नू भैया का यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा था। उनके यहाँ रहने पर वे बहुत चिड़चिड़े से नजर आते थे। माहौल न बिगड़े इसलिए सुमन झूठी मुस्कान लिए काम करती रहती थी। हालांकि पड़ोसी दंपति की बातचीत सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बार जब मैं सुमन से मिलने आ रही थी तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से तुम्हारे पापा मम्मी की तीखी बहस मुझे सुनाई दी। मैं तो यह समझकर बिना बैल बजाए आ रही थी कि इस वक्त तुम्हारे पापा घर पर नहीं होंगे, और यही वक्त होता था जब हम दोनों सखियाँ अपने मन की बातें किया करते थे। भाई साहब कह रहे थे, नहीं, मैंने कह दिया ना, अब और नहीं। भारत के सारे कैंसर मरीज मुंबई पहुंचते हैं। तुमने इन्हें ग्वालियर की राह क्यों दिखाई? तुम सारे दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती हो। पैसा खर्च हो रहा है सो अलग, अब दवाएं, टेस्ट और स्पेशल डाइट के लिए उनसे पैसे तो मांगने से रहा। कीमो और बड़ी जांचों के वे पैसे दे देते हैं तो क्या। और सच कहूँ ना तो मुझे उनका विकृत चेहरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं ढंग से खा पी रहा हूँ न ढंग से रह पा रहा हूँ। डॉक्टर कहे या ना कहे, मुझे तो लगता है कि ये कैंसर भी छूत की बीमारी है। बस बहुत हो गई सेवा। अब इनसे कह देना कि जब भी ग्वालियर आएँ सीधे अस्पताल जाएं, और अगर रुकना है तो होटल में कोई कमरा किराए पर लिया करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वे मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं, सगा भाई है। आपको अधिक समय अकेला ना रहना पड़े इसलिए मैं स्वयं शिवपुरी न जाकर उन्हें यहाँ रखकर अपने मन को तसल्ली दे रही हूँ। मेरे रहते हुए भला किराए का कमरा क्यों लेगा? मैंने आपके माता पिता की भी भरपूर सेवा की है। आपके पिताजी की गंभीर बीमारी में तो कभी आपने संक्रमण की चिंता जाहिर नहीं की। ज़रूरत पड़ने पर हमारे खून के रिश्ते भला किसी और के मोहताज क्यों हों? क्या मेरी तकलीफ़, मेरा दुख आपका अपना नहीं है? मुझे आपके इस तरह के व्यवहार ने बहुत निराश किया है। अब निराश किया हो या खुशी दी हो, मैं नहीं जानता। या तो तुम ही मन्नू को यहाँ आने के लिए ना कह दो, वरना मुझे कहना पड़ेगा। वह तो खुद ही जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। हम भी उससे किनारा कर लेंगे तो ये निराशा उसे और भी अधिक तोड़ देगी। किसी को तोड़ने या जोड़ने का ठेका मैंने नहीं किया है। या तो तुम मन्नू का साथ दे लो या फिर मेरे साथ रह लो, फैसला तुम्हारा है। भाई साहब का स्वर ऊंचा हो गया था। उफ, यह व्यवहार करते हैं भाई साहब सुमन जी के साथ। दंग रह गई थी मैं ये सुनकर। कितनी ओछी मानसिकता है। पुरुषों का दोहरापन एक बार फिर देखने को मिला था। बाहरी तौर पर इतने व्यवहार कुशल और मिलनसार भाई साहब भाभी की मनोदशा की अवहेलना कर कितने गलत व्यवहार कर रहे थे उनके साथ।
मैं दरवाजे से धीमे कदमों से ही वापस घर पहुंच गई थी। घर का अशांत माहौल देखकर मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सुमन जी कितनी अकेली पड़ गई हैं यह सोचकर दूसरे ही दिन उनके पास आने के लिए मजबूर हो गई थी। उसी वक्त भाभी का शिवपुरी से फ़ोन आया था। दीदी, इनकी कीमोथेरेपी के लिए हम परसों ग्वालियर आ रहे हैं। मन्नू की तबीयत कैसी है, पापा मम्मी कैसे हैं, की औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने अपनी भाभी से कहा, सुधा, हम लोग कल केरल की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मन्नू की कीमो समय पर होना ज़रूरी है, इसलिए तुम आना। कीमोथेरेपी कराने के बाद वहीं अस्पताल में रुक जाना या कोई कमरे की व्यवस्था देख लेना। दीदी, आप जा रही हैं तो क्या हुआ, आप अपने घर की चाबी सुमित्रा दीदी को देती जाइएगा, हम उनसे ले लेंगे। सुधा ने आसान रास्ता सुझाया था। सुधा, वे क्या है ना कि सुमित्रा दीदी भी अपने देवर की बेटी की शादी में गई हुई हैं। इस बार मैनेज कर लो, बाद में देखते हैं, कहकर फ़ोन काट दिया था सुमन ने। फ़ोन रखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी सुमन। यह सिला दिया है मुझे शर्मा जी ने सारी जिंदगी के समर्पण का। अपनी सारी उम्र खपा दी मैंने यहाँ। देवर नंदों की शादी, सास ससुर की सेवा, कहीं कोई कसर नहीं रहने दी। अब भाई इतनी गंभीर स्थिति में है और मैं उसे अकेला छोड़ दूँ? बहुत ज़िद्दी हैं शर्मा जी। अगर मैं जिद में मम्मी पापा और मन्नू की सेवा के लिए शिवपुरी चली गई तो सारी ज़िंदगी की सेवा को तिलांजलि देकर वे मुझसे संबंध भी ख़त्म कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है सुमित्रा दी कि मैं खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही हूँ। हम जिसे सम्मान दे रहे हैं उनसे समर्पण भी तो चाहते हैं। मैं इन्हें भरपूर सम्मान दे रही हूँ और बदले में वे स्वयं तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं ही नहीं, मुझे भी वहाँ से तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सच कहूँ दी तो अब इनके साथ रहने का मन भी नहीं कर रहा। मैं क्यों इनकी मनुहार करती रहूं, आगे पीछे घूमती रहूं, केवल इसलिए कि 7 फेरे लिए हैं। इस बंधन को इन्होंने किस तरह से स्वीकार किया? केवल मुझ पर हुकूमत करने के लिए। इनके परिवार के लिए मैं हमेशा तत्पर रही और जब मेरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो मैं इनके हाथों की चाबी की गुड़िया बनकर बस यहीं की होकर रह जाऊं। मेरी भावनाएं, मेरे रिश्ते इनसे तो जुड़ ही नहीं पाए और मुझे भी दूर करने का प्रयास है। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब तो इनका साथ भी नहीं सुहा रहा है। मन करता है कि कुछ खाकर सदा के लिए सो जाऊं। भाभी भैया को बहाना बनाकर मैंने अपने घर आने से रोका है। आप समझ सकती हो कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। छोटा भाई तिल तिल कर मर रहा है। चाहती थी जब तक है मेरी आंखों के सामने रहे, मगर पत्थर दिल शर्मा जी ने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। फैसला मुझे लेना है। मेरे लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि मेरे शहर में रहते हुए भी मेरा कैंसर से जूझ रहा भाई अजनबियों की तरह आकर असुविधाजनक स्थितियों में रहे, किराए का कमरा ढूंढे। अपने बूढ़े माँ बाप के पास मुझे हिम्मत बढ़ाने के लिए खड़ा होना था। शर्मा जी के इस व्यवहार के बाद अगर मैं वहाँ जाने का कड़ा निर्णय लेती हूँ तो बूढ़े माता पिता के लिए अपनी बेटी के परिवार टूटने का दुख भी एक छोटा दुख नहीं होता। उनकी बूढ़ी आंखें बिना कहे ही मेरी तकलीफ को पहचान लेंगी। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं कि जो भी निर्णय लूँगी उसे दुनिया गलत ही कहेगी, मगर अब जो भी हो, शर्मा जी का साथ और उनकी सेवा करना न जाने क्यों मेरा मन कतई गवारा नहीं कर रहा है। आप कहती थी ना दीदी, सुमन, आजकल तुम्हें इस डायरी से बहुत प्यार हो गया है। मैंने अपना सारा दर्द इस डायरी में उड़ेल दिया है। डायरी भर चुकी है ना, इसलिए आपके सामने छलक पड़ा। गला रूंध गया था सुमन का। मैं क्या कहती, बहुत कुछ बातें एक दिन पहले ही अनजाने में सुन चुकी थी और उस दिन सुमन जी ने बयां कर दी थी। सब ठीक हो जाएगा, आप भाई साहब की बातों पर इतना परेशान न हों। पुरुषों को तनाव और बहुत सी परेशानियां होती हैं। तनाव के इन्हीं क्षणों में उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया होगा। उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास होगा। जेंट्स इस तरह की आधिपत्य की बातें करके अक्सर भूल जाते हैं। आप भी भूल जाओ सुमन जी। भूल तो तोशी के पापा गए हैं। सासू माँ 5 साल तक लकवा के कारण बिस्तर पर रहीं। क्या मैंने उनकी शारीरिक विकृति से कोई घृणा की थी तब? और मैंने पूरे समर्पण के साथ उनकी सेवा की। डॉक्टर कहते हैं कि मन्नू की बीमारी लास्ट स्टेज पर है। मेरा तो दिल बैठ जाता है और ऐसे में इन्होंने भी अपनी असलियत बता दी। सच कहूँ तो अब मेरा इनके साथ रहने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि मन्नू से पहले मैं दुनिया के उस पार पहुँच जाऊँ, जहाँ मन्नू के आने पर उसका स्वागत करूँ और फिर उसके साथ रहने से मुझे कोई न रोक सके। कहते कहते सुमन का गला बहर आया था। इस तरह हिम्मत मत हारो, मन्नू को आपकी ज़रूरत है। यह कहकर उन्हें खूब सारी दिलासा देकर मैं अपने घर वापस चली गई थी। सुमन जी उस दिन इतनी विचलित थीं कि अपने ऑफिस भी नहीं गई थीं।
शाम को जब शर्मा जी वापस आए तो हो सकता है उन दोनों के बीच मन्नू भैया को लेकर फिर कोई बातचीत हुई हो। उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई। रात तकरीबन 10 बजे भाई साहब बेचैन होकर हड़बड़ाते हुए हमारे घर का दरवाज़ा बजा रहे थे। जल्दी चलिए, देखिए ना, सुमन को न जाने क्या हो गया है। वह शाम से सोकर ही नहीं उठी है, उसके मुंह से झाग आ रहा है। हम पहुंचे थे, डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था। आते ही उसने हमारी आशंका को सही बतला दिया था। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। संभव है कि ब्रेन हैमरेज का केस है, डॉक्टर ने कहा था। हाँ, हो सकता है। कुछ दिनों से वह अपने बेटे के तलाक के केस की वजह से तनावग्रस्त थीं और इनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। दवाई ले रही थीं, लेकिन फिर भी हमसे दूर चली गईं। भाई साहब ने खुद को संभालते हुए कहा था। जब ये दुखद सूचना परिजनों के साथ ही साथ सुधा को दी गई तो वह आश्चर्य से बोली, तो क्या दीदी ग्वालियर में ही थी? दीदी ने हमें तो बताया था कि वे केरल जा रही हैं। हाँ, हम जाने वाले थे, लेकिन इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से हमें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। भाई साहब ने बहाना बना दिया था। तोशी बेटा, तुम और तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य यही जानते और मानते होंगे कि उस दिन सुमन जी को ब्रेन हैमरेज ही हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी। वे इतनी कमज़ोर पड़ जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लगता था कि इन्होंने अपना सब कुछ गिला शिकवा मुझसे कहकर अपना मन हल्का कर लिया है, लेकिन उस दिन मैं गलत थी। उनके दिल पर चोट बहुत गहरी थी। उनके लिए घाव का भरना मुश्किल हो रहा होगा, और नतीजा, उन्होंने कोई प्राण घातक वस्तु का सेवन किया था। उनके शरीर का रंग अजीब सा नीला पड़ गया था। तोशी, उन्होंने मुझसे तो सिर्फ एक बार ही कहा था, कुछ अनकहा भी रहा होगा जो उन्होंने अपनी डायरी में ज़रूर दर्ज किया होगा। तुम उस डायरी को उनकी अलमारी में ढूंढना। तुम्हें यह सब जानकर तकलीफ़ तो हुई होगी, लेकिन माँ की तकलीफ़ को जानना और उसे महसूस करना एक बिटिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने तुम्हारे सामने वह सच रख दिया जो सब आज तक छुपा हुआ था। यह सुनकर तोशी स्तब्ध थी। सुमित्रा ने एक बार उसके कंधों को हिलाकर कहा, तोशी, तुम सुन तो रही हो ना? झकझोरने से जैसे वे चेतना में आई। जब पलकें झपकाईं तो आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। मैं दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी, लेकिन शब्द और आवाज़ कहीं घुट रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी। अपने आप को संभालो बेटा, और हाँ, इस बात का जिक्र अपने ससुराल में और अपने पति से कतई मत करना, वरना उनकी नज़रों में तुम्हारे पापा का सम्मान कम हो जाएगा। अब तो उन्हें भी उनके साथ ही तो रहना है ना। आगे तुम समझदार हो, जो होना था वह तो हो चुका। अब अतीत को याद कर अपना आज और भविष्य मत बर्बाद करो। सुमित्रा जी ने एक व्यवहारिक सलाह दी थी उसे। उफ, परिवार के लिए समर्पित मेरी मम्मी को इतनी बड़ी अवहेलना सहनी पड़ी। भैया का तलाक हो रहा है तो मैं पूरी तरह से भैया के साथ जुड़ी हुई हूँ। समय समय पर बात करती हूँ, अपने सुझाव देती हूँ और दिलासा भी देती हूँ। सच कहूँ तो भैया का तनाव मुझे अपने हिस्से की ज़िंदगी की खुशियों को भी जीने नहीं दे रहा है। ये भाई बहन के रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि दूर रहकर भी जरा सी देर का सलाह मशवरा भी एक बहुत बड़ा संबल बन जाता है। मुझे अगर भैया से बात करने से भी रोका जाए तो मैं क्या कर लूँगी, यह सोचना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने ससुराल में हर रिश्ते को पूरा मान सम्मान दिया है, और अगर मुझसे एक रिश्ता छीना जाता है तो ऐसे छीनने वाले बेरुखे रिश्तों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। बेटा, क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। मम्मी नहीं हैं, तुम्हारे मन्नू मावा भी कुछ महीनों पहले ही दुनिया छोड़ गए हैं। अब पापा का ख्याल रखना। इस गुजरे एक साल में भाई साहब ने बहुत अकेलापन झेला है। मम्मी ने तात्कालिक परिस्थितियों के आक्रोश में अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। भाई साहब के अकेलेपन से तुम्हारी मम्मी की आत्मा भी उपु सुकून से ना होगी। अच्छा, चलती हूँ, समय मिले तो घर आना, कहकर सुमित्रा जी ने विदाई ली। तोशी ने सुमित्रा जी के जाने के बाद अपनी माँ की डायरी को ढूंढना प्रारंभ किया। डायरी मिलने में देर क्यों लगती? तोशी जानती थी कि मम्मी चीज़ को संभाल कर कहाँ रखेंगी। मोतियों से अक्षर लिखने वाली माँ की राइटिंग डायरी में बड़ी बेतरतीब सी थी, और क्यों ना होती। माँ किस मनस्थिति में अपना दर्द बयां कर रही थीं, वर्तनी की शुद्धता और अक्षरों की बनावट को भला वे कैसे संभालती। माँ पहले डायरी नहीं लिखती थी, उन्हें फुर्सत भी कहाँ थी, और सच कहें तो ज़रूरत भी कहाँ थी। एक खुली किताब से ज़िंदगी जी रही थी। शायद मामा की बीमारी के कारण भी न लिखती, उन्हें मुश्किल हालातों से जूझना आता था, लेकिन जब उन्हें रिश्ते की जटिलताओं से जूझना पड़ा तो वे भला किससे कहती। पापा का इतने समय का साथ, जिस पर एक स्त्री को सबसे बड़ा भरोसा होता है, उनके लिए उस साथ को निभाना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्होंने ही धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण रिश्ते को खो दिया।
मम्मी के दिल को और भी अधिक जख्मी कर दिया था। पापा का साथ मिला होता तो मम्मी हर मुश्किल से जीत जाती, मगर पापा ने तो अपने हठ धर्मिता से मम्मी को निराश ही कर दिया था। माँ की डायरी के पेज पर लिखे उनके शब्द आंसुओं से बिगड़े हुए थे। इतने महीनों का दर्द। तोशी मानो एक साथ में ही पड़ गई। दुख और क्रोध के मिले जुले भावों से विचलित तोशी समझ नहीं पा रही थी कि उसे आगे क्या करना है। वह तो यहाँ पापा को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। शुरू में तो पापा फ़ोन पर मना ही करते रहे थे, लेकिन लगता था कि अब वह इस अकेलेपन से घबराने लगे हैं और पापा कहीं फिर से मना ना कर दें, इसलिए उनकी एक बार हाँ होने पर वह जल्दी ही यहाँ आ गई थी। लेकिन अब पापा के प्रति प्यार धीरे धीरे एक धीमी नफरत में बदल रहा था। डायरी को पढ़ने के बाद उसे लग रहा था कि पापा ही मेरी माँ की मृत्यु के दोषी हैं। पापा ने माँ के साथ दादी को जी भरकर सेवा की। तब सेवा या दादी की शारीरिक विकृति से कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि दादी उनकी अपनी माँ थी। और मामा के लिए पापा इतने निष्ठुर हो गए कि खुद तो उनकी सेवा से दूर ही रहे, मम्मी उनकी सेवा करें यह भी उन्हें गवारा नहीं था। ये कैसी मानसिकता है पापा की। अगर आंटी मुझे न बताती तो हमेशा के लिए मैं अपनी माँ की मृत्यु के लिए अंधेरे में ही रहती। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर माँ ने लिखा था, अब और नहीं सहा जाता इस दोरंगी दुनिया को, और दुनिया में ऐसे हमसफ़र को जो बहुत सारी शर्तों के साथ राह में साथ चले। मैं थक चुकी हूँ, अब उनके साथ चलना संभव नहीं और अकेले चलने की आदत नहीं है। अलविदा। पढ़ते हुए तोशी फफक फफक कर रो पड़ी थी। रात को विचलित मनस्थिति में रिमोट से टीवी के चैनल बदलते हुए उसने अपना समय गुजारा। पापा से कुछ कहना उसे ज़रूरी नहीं लगा। बात करके अब होना भी क्या था। अगली सुबह भी सामान्य रहने का प्रयास किया। एक दिन बाद उसे अपने पापा के साथ जयपुर वापस जाना था, लेकिन आज जब तोशी अपना सामान संभालने लगी तो उसके पापा को लगा कि वह अपना सामान लगाने के बाद शायद मेरा सामान व्यवस्थित कराने के लिए मेरे पास आएगी, क्योंकि उन्हें स्वयं अपना लगेज लगाने की कभी आदत ही नहीं रही। तोशी और सुमन के रहते उन्हें लगेज लगाने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ती थी, और सुमन के जाने के बाद वह कहीं गए ही नहीं। तोशी अपना सामान पैक कर ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। तोशी, सारा सामान पैक कर लिया? और अभी से ड्राइंग रूम में क्यों ले आई हो? अपना रिजर्वेशन तो कल का है ना? हाँ पापा, हमारा रिजर्वेशन कल का है, लेकिन मैं आज ही वापस जा रही हूँ। पापा, हर रिश्ते को साथ की ज़रूरत होती है। कुछ रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत रिश्ता 7 फेरों से बांधा जाता है। उस रिश्ते की गरिमा यह है कि वह हर रिश्ते को महत्व देगा, तभी खुशी उसे महकेगा। लेकिन आपने कुछ रिश्ते पर एक तरफा आधिपत्य जमाया। आपने तो उन रिश्तों को समझा ही नहीं और माँ को भी उनसे दूर करने की कोशिश की। नतीजा, वो रिश्ता भी आपसे दूर चला गया। पापा, मैं यहाँ एक रिश्ते को लेने आई थी। आपके लिए सामान सहेजते हुए मम्मी की डायरी मेरे हाथ लग गई थी। कितनी अकेली पड़ गई थी मम्मी। पापा, आपने ये बात हमसे छुपा कर रखी कि मम्मी ने ज़िंदगी से तंग आकर जहर खाया था। उन्होंने मृत्यु को स्वयं चुना था और उसका कारण आप ही थे। जहर खाने से पहले भी माँ नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें आपसे दूर हो जाने का तरीका सही लगा होगा। मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ कि माँ इतना कुछ सहती रहीं और मैं पगली अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त रहकर उन्हें समझ न सकी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये अधिकार कब खो दिया कि माँ अपने दिल की हर बात मुझसे कह पाती। अब मैं जा रही हूँ पापा, मुझे आपको अपने साथ लेकर जाना था, लेकिन मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ इस डायरी के रूप में। और अब मैं जाऊँगी अपने नाना नानी के पास, जिन्होंने जीवन संध्या में अपने बेटे और बेटी को खोने का दर्द सहा है, और आगे भी उनके साथ भरपूर समय बिताऊंगी। अपनी उस मामी का साथ भी दूंगी जिसने इतनी कम उम्र में वैवाहिक सुख के नाम पर केवल सेवा का कर्तव्य ही निभाया है, और अपना दुख भूलकर वह नाना नानी की सेवा में लगी हुई है। अब वही मेरा मायका है और मैं इस घर की लाडली बिटिया। काश माँ अपनी घुटन को दूर कर नए ज़माने की अपनी बहू से सीख ले पाती और उसकी तरह इस रिश्ते से दूर जाने के लिए ब्रेकअप करने की हिम्मत कर पाती, लेकिन ज़िंदगी से मुँह न मोड़ती। तोशी अपना बैग उठाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल पड़ी थी। उसके दाहिने हाथ में माँ की डायरी थी। वह डायरी वाला हाथ माँ की उस काली डायरी को सीने पर जोर से कसे हुए था।